हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 2 गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन। हम लोगों ने इसमें गोलीय पृष्ठों से प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों ने अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब को बहुत अच्छे ढंग से सीख लिया था। इसके 6 केसेस थे। 6 केसेस के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था और उसके बारे में देखा था कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी जाए, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम उन 6 केसेस के बारे में फिर से रिकॉल करेंगे, फिर से ध्यान से देखेंगे, फिर उसके बाद हम आपका चलेंगे लेकर के आपके ही आगे। उसके आगे हम पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे बनता है उत्तल दर्पण के द्वारा। वो सीखने के बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे गोलीय क्या नाम है, जो आपका चिन्ह परिपाटी नियम है, जिसे कहते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, या गोलीय आपका जो ये चल रहा है गोलीय पृष्ठों से जो अभी आपका चिन्ह परिपाटी नियम है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, रिकॉल कराते हैं बेटा कि जो हम लोगों ने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन, हम लोगों ने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो हम लोगों ने बेटा पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। बेटा ये क्लास 10th का फिजिक्स चल रहा है, क्लास 10th का फिजिक्स। इसके पहले हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। तो हिंदी में कहेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ये चीज़ हम लोगों ने सीख रखा था। इसके 6 केसेस थे बेटा, 6 केसेस हमने स्टडी किया था बड़ी आसानी तरीके से। चलिए एक एक करके उसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जब पहला केस जो था, जब वस्तु अनंत पर हो, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं इसको आपको याद भी करा दूंगा, इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। पहले आप इस बात को समझिए। एक तरफ बेटा हम लोग लिख रहे हैं वस्तु की स्थिति, कि वस्तु कहाँ पर स्थित होगा। दूसरे कंडीशन में आता है बेटा प्रतिबिंब की स्थिति, और बेटा तीसरे कंडीशन है आपका प्रतिबिंब का आकार, और इधर है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो ये 4 चीज़ें बेटा प्रतिबिंब के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो पहला केस क्या था बेटा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला केस देखते हैं। तो हमने बताया था पहला केस कहाँ पर स्थित हो, तो जब वस्तु स्थिति कहाँ हो, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होता है बेटा, तो आपको मैंने पढ़ाया था प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पर। कहाँ बनता था, फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता था, तो बिल्कुल बिंदु साइज होता था। बिंदु साइज बोले तो बहुत छोटा। और इसकी प्रकृति कैसी होती थी बेटा, तो वो होता था उल्टा व वास्तविक। ये बेटा प्रतिबिंब का नेचर था। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचर ऑफ इमेज, इसे कहते हैं साइज ऑफ इमेज, इसे कहते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, इसे कहते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बता दिया। पहला क्या है केस, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था बेटा, फोकस पर। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता था, बिंदु साइज का, और प्रकृति कैसी होती थी, उल्टा व वास्तविक। दूसरा केस बेटा हम लोग करते थे अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, इनफाइनाइट व सी के बीच। सी को क्या बोलते बेटा, वक्रता केंद्र। इन दोनों के बीच जब वस्तु रखी जाती थी, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, तो कहोगे सर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता था, तो वस्तु से बेटा छोटा आता था, वस्तु से छोटा। और प्रकृति कैसा होता था, तो ये होता था उल्टा व वास्तविक। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा केस था तीसरे नंबर पर अब वस्तु कहाँ होगी बेटा, तो सी पर, वक्रता केंद्र पर। अब की बार वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब बेटा आपका कहाँ बनता था, वक्रता केंद्र पर।
प्रतिबिंब का आकार कैसा होता था? तो कहोगे बेटा वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब का जो आकार होता था वो कैसा होता था? वस्तु के बराबर। प्रकृति सेम वही, उल्टा व वास्तविक। अब उसके बाद बेटा हम बात करते हैं अगला चौथे नंबर पर। अब वस्तु कहाँ होगा? C और F के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था बेटा? तो आपका बनता था इनफाइनाइट व C के बीच में। कैसा बनता था? तो बेटा वस्तु से बड़ा बनता था प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा। और प्रकृति कैसी होती थी? उल्टा व वास्तविक। अगला केस आता है बेटा आपका 5वें नंबर पर। अब वस्तु कहाँ रखोगे? फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा? अनंत पर। वस्तु से क्या होगा? तो कहोगे सर इसकी जो प्रकृति आकार होगी वो वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। और फिर प्रकृति क्या होगी? उल्टा व वास्तविक। छठा केस एक आता है जो लास्ट वाला केस है। अब की वस्तु कहाँ है बेटा? F व P के बीच में, F व P के बीच में। प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? तो कहोगे सर दर्पण के पीछे। और कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा, और कैसा बनता? अब की बार इस केस में बेटा बनेगा सीधा व वास्तविक। जिन लोगों ने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है बेटा उस चीज़ को देख लीजिएगा। सॉरी, सीधा के साथ बेटा आभासी आता है, ये ध्यान रखिएगा। सीधा व आभासी हमेशा याद रखिएगा। उल्टा के साथ वास्तविक आता है और सीधा के साथ आभासी आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा 6 केसेस थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना हमने सिखाया था। तो इस तरीके से ये आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना होता है। ये 6 केसेस हैं और ये 6 केसेस आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये 6 केसेस याद हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि एग्जाम में जब आप देने जाओगे तो इस केसेस से क्वेश्चंस आते हैं और उस क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर सकते हो, आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फैक्ट क्या है, इसको याद रखने का मतलब ये याद रहेगा तो और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है बेटा। तो आप जब इस चीज़ को याद रखेंगे तो जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे आपके न्यूमेरिकल को गलत होने से बचाएगा। मैं ऐसे बता दूं बेटा कि जब हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व कराने से पहले ही मैं आपको ये आइडेंटिफाई करा दूंगा कि वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कितने के बीच बनेगा और कैसे बनेगा, जिससे आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको सिखाएंगे। इसलिए मैं अभी से कह रहा हूँ बेटा इस 6 केसेस को आपके जुबान पर होना चाहिए, आपके मुंह पर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ पूछी जाए तो आपको पता ना चले। तो ये 6 केस आपको याद होने चाहिए अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण का भी और उत्तल दर्पण के। अब ध्यान से सुनना, याद कैसे करना है। देखो कॉमन पॉइंट क्या क्या है इस बात को जरा समझिएगा। देखो बच्चा, जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। और जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर। इसका मतलब ये दोनों कॉमन चीज़ है, फोकस और अनंत, ये आपस में एक दूसरे से सिमिलर है। अगर वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अगर वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा? फोकस पर। क्लियर बात? यहाँ पे ये एनालॉजी याद रखना कि वस्तु अगर अनंत पर है, देखो कोई पूछे वस्तु कहाँ है, किसी ने बोला वस्तु बेटा अनंत पर है, तो सीधे उसका प्रतिबिंब कहाँ बना दोगे? प्रतिबिंब सीधे उसका बन जाएगा फोकस पर। और किसी ने बोला वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत पर। देखो मैंने 2 केसेस आपको याद करा दिए। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अब एक बात बताओ, देखो जरा समझो कैसे याद करेंगे। अब समझ लो, अगर हम यहाँ खड़े हैं और एक चीज़ सूर्य भगवान की हम बात करें तो बताओ यहाँ से वहाँ तक की दूरी अनंत होगी या नहीं होगी? अनंत की तरह हम ट्रीट करेंगे ना, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है। अब बताओ सूर्य बहुत बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो जब कोई वस्तु बेटा बहुत दूर होती है, भले वो हमें छोटी दिखाई देती लेकिन होती बहुत बड़ी है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब जब वस्तु अनंत पर होगा तो इसका मतलब वस्तु बहुत बड़ा होगा।
तो प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा। इसका मतलब जब वस्तु अनंत पर होता है तो वहाँ वस्तु तो बहुत बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। अभी आप ही लोग हो, अभी आप यहाँ में एक दूसरे से देखें तो हमें बहुत अच्छी हाइट दिखाई देगी। एक दूसरे को आपस में अगर यहीं पे देखा जाए, इसी क्लास में अगर मैं देखूँ एक दूसरे को, तो हाइट बहुत अच्छी दिखाई देगी कि हाँ बहुत मतलब अच्छी खासी हाइट की दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं कह दूँ एक बंदा यहीं रूम में रहे, दूसरा बंदा सीधे आकाश में उड़ता हुआ जाए, हमसे दूरी वो बढ़ाते जाए, तो आप लोगों ने देखा होगा धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाती है वस्तु, दूरी हमारी बढ़ती है, वो वस्तु छोटा होते चला जाता है। मतलब क्या है कि जैसे जैसे वस्तु हमसे दूर हुआ उसका प्रतिबिंब हमें छोटा हुआ दिखाई दिया। इसलिए बेटा जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु अनंत पर होने की वजह से बहुत बड़ा होता है, इस वजह से उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। इसका मतलब बिंदु साइज का बनता है। तो जब वस्तु आपकी अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बिंदु साइज। और ये याद रखना अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा और वास्तविक बनता ही बनता है। क्लियर बात बेटा। अगली बार हमने बताया जब वस्तु फोकस पर होगी। अब देखो मैंने कहा जब अनंत पर वस्तु बहुत बड़ा है और फोकस पर उसका वस्तु बहुत, प्रतिबिंब जो बन रहा है फोकस पर वो बहुत छोटा बन रहा है। ऐसे जब वस्तु फोकस पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो बताओ जब प्रतिबिंब अनंत पर चला गया तो मैंने बताया अनंत पर वस्तु क्या होती है, बड़ी होती है। तो भैया जब प्रतिबिंब कहाँ गया, अनंत पर। अब बताओ प्रतिबिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसे याद रख लो कि अगर अनंत पर कोई वस्तु है या प्रतिबिंब है वो बहुत बड़ा बनेगा, चाहे वस्तु हो चाहे जो हो। अगर अनंत पर कोई चीज़ है तो वो क्या बनेगा, बहुत बड़ा। तो भैया जब देखो वस्तु अनंत पर था तो इसकी साइज क्या थी, बहुत बड़ी, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बना, बहुत छोटा सा। और कहाँ बना, फोकस पर। और जब वस्तु फोकस पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर। और हमने कहा अनंत पर वस्तु कोई भी चीज़ हो तो बड़ी होती है, तो इसका मतलब इस जगह पर प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्लियर बात यहाँ पे। अब अगला देखो, ये देखो ये वाला केस, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। कहाँ है, वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये बना कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कहाँ बना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और यहाँ देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बेटा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। मतलब ये दोनों बेटा आपके क्या है, एनालॉजी है। एनालॉजी का मतलब इन दोनों में समानताएं हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगा तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जरा मैं एक दर्पण बना के दिखाता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये हमने बनाया बेटा आपका अवतल दर्पण। ये आपका रहा बेटा आपका पोल जिसे ध्रुव कहते हैं, और ये रहा आपका मुख्य अक्ष। ये आपका बेटा वक्रता केंद्र और ये है आपका फोकस। जरा इस बात को समझिएगा आप। देखिए सबसे पहले वस्तु कहाँ थी बेटा आपका, अनंत पर। और हमने कहा अनंत पर वस्तु क्या थी, बहुत बड़ा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना बेटा, फोकस पर। और कैसा बना, बिंदु साइज का। अब वस्तु अगर अनंत पर है तो दूसरे केस में कहाँ लाएंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो हमने यहाँ कहीं ला दिया वस्तु को। अब बेटा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हुआ तो इसके बीच बनेगा प्रतिबिंब। यहाँ देख लो, यहाँ बनता है कहीं बीच में। इसका मतलब बीच वाला केस बीच के ही साथ लेंगे। मतलब अगर उसने बोला वक्रता के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बीच वाला केस बताओ। बीच वाला केस कौन होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो ये बात समझ में आई। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बोले तो उसका प्रतिबिंब सीधे सी और एफ के बीच बता देना। और जब वस्तु सी और एफ के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और एक केस बेटा बेटा सी पे, तो जब वस्तु सी पर होता है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, सी पर। जब दोनों समान जगह पर बन रहे तो इसका मतलब उसका जो आकार होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों की स्थिति क्या है, एक ही जगह पर है। वस्तु भी सी पर है, प्रतिबिंब भी सी पर है, तो उसकी आकार भी क्या होगी, वस्तु के बराबर। और उल्टा हुआ वास्तविक तो होना तय है। अब बच्चा बेटा आपके 5 केस देखो यहाँ पे हो गए। एक बचा छठा केस। छठा केस सबसे लास्ट में आता है। देखो ऐसे अगर मैं खिसकाते जाऊं तो पहले अनंत पर है, दूसरे केस में क्या आएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, फिर कहाँ आएगा, सी पर आएगा, फिर कहाँ आएगा, सी और एफ के बीच आएगा, फिर कहाँ आएगा, फोकस पर, फिर फोकस और पोल के बीच। यही छठा केस है। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा और ये छठा केस सबसे लास्ट में आता है। तो बेटा जब ये लास्ट वाली बात आए तो याद रखना इसका इमेज कहाँ बना देना, सीधे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। छठे केस के लिए इमेज कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो इस तरीके से आपको ये 6 केसेस याद रखनी थी जो मैंने आपको बता दी। और अगर इसके लिए एक हम समरी दे देते हैं, आपको नोट करना तो नोट कर लीजिए। एक हम ट्रिक दे देते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। ये 6 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको किसी भी तरीके से भूलना नहीं है, सब याद होना चाहिए। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं जरा बात को। एक हम बनाते हैं आपका, ये आपका अवतल दर्पण, ये बेटा आपका पोल, ये आपका वक्रता केंद्र C और ये आपका फोकस है F, और ये रहा आपका अनंत। अब देखिए वस्तु अगर अनंत पर है, वस्तु कहाँ है बेटा आपका अनंत पर, तो इसे मानो केस नंबर 1। दूसरे में वस्तु कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है ये। तीसरे पे वस्तु कहाँ आता है, C पर, ठीक है। चौथे में केस कहाँ आता है, C और F के बीच। पांचवा केस कहाँ आएगा बेटा आपका, यहाँ पे। ये मैं बस एक लॉजिकल बता रहा हूँ याद रखने के लिए, तो आपको याद आपकी जुबान पे होना चाहिए। ये मैं बस आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको हमेशा याद रहे। और ये लास्ट वाला केस तो समझ जाना आभासी है। तो देखो 1 नंबर, 2, 3, 4 और ये 5। इधर गिनती उल्टी कर दो, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ से देखना कैसे याद रखना है भाई। 1 को 1 से मिला दो, तो वस्तु जब अनंत पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। 2 को बेटा आप 2 से मिला दो, जब वस्तु कहाँ होगा, देखो यहाँ पर जब वस्तु कहाँ होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, देखो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब 3 को बेटा किससे मिला दो, तो 3 से ही मिला दो, ये देखो यहाँ पे। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर। अब 4 को 4 से मिला दो, तो जब वस्तु देखो 4 नंबर पे, ये ऊपर वाला वस्तु है, नीचे वाला प्रतिबिंब है बेटा। तो जब वस्तु कहाँ है, ये C और F के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बना उसका, देखो ये C और अनंत के बीच। अब 5 को बेटा 5 से मिला दो, 5 को 5 से। तो जब वस्तु आपका फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। ये मैंने जस्ट आपको एक लॉजिक दिया है कि अगर एग्जाम पॉइंट आप पे भूल जाओ तो इस तरीके से आप याद रखना। 1 से लेकर जाना 5 तक, फिर उसके बाद क्या करना, उसी की उल्टी गिनती लिखना चालू कर देना, फिर जिसकी संख्या जो हो उससे मिला देना। इससे आपको पता चल जाएगा कि वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। क्लियर बात। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ आप केवल लिख देते हैं उत्तल दर्पण। जिन लोगों ने इसके पहले वाली क्लास नहीं देखी है बेटा, वो लोग इसके पहले वाली क्लास जरूर देखें। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ लिख देते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब एक बात सुनिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में बेटा 2 ही केस हैं। एक आपका वस्तु जब कहाँ पर हो, अनंत पर हो, और दूसरा आपका होता है कि पोल और अनंत के बीच में। बस आपके पास है। चलिए पहले उत्तल दर्पण दिखाते हैं बना करके। तो बेटा ये रहा आपका उत्तल दर्पण, और ये रहा बेटा आपका फोकस, सॉरी ये आपका है पोल, ये आपका फोकस, और ये है आपका क्या, वक्रता केंद्र। ये रहा आपका बेटा मुख्य अक्ष। अब देखिए पहला केस क्या है, पहला केस क्या है बेटा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। पहला केस ये बेटा ध्यान से सुनिएगा। अनंत का मतलब बहुत दूर है, वस्तु बहुत बड़ा है, तो ये अनंत। और हमने आपको बताया था जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो वहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, समांतर होती है। आपस में कैसे आती हैं, समांतर। तो यहाँ से मान लो वस्तु वायु मुख्य अक्ष के समांतर,
कहाँ आई? मुख्य अक्ष के समांतर। अब आपको हमने पढ़ाया था जब कोई वस्तु, जो कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो इस प्रकार परावर्तित होती है, या तो वह फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। अब आपको पता है बेटा, ऐसे तो जा नहीं सकती प्रकाश किरण, क्यों? क्योंकि इधर पॉलिश सरफेस है, जब इधर पॉलिश किया गया सतह है तो प्रकाश इधर जाएगा नहीं, परावर्तक पृष्ठ इधर है तो परावर्तित होकर प्रकाश क्या आएगी? इधर आ जाएगी। तो ये लौट कर आएगी, लेकिन कैसे आएगी? ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ से आ रही हो बेटा? कहाँ से? फोकस से। तो ये ऐसे परावर्तित हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरे केस में बेटा ये भी प्रकाश किरण जब ऐसे समांतर आएगी तो ऐसे तो परावर्तित होगी, लेकिन ऐसे परावर्तित होगी मानो लग रहा है कहाँ से आ रही है? फोकस से। तो बेटा ये ऐसे सीधे निकल जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो ये पहला केस था आपका जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखो किस प्रकार परावर्तित हुई बेटा? इस प्रकार परावर्तित हुई प्रकाश किरणें, जैसे लग रहा है कहाँ से आ रही हो? फोकस से। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ वस्तु की स्थिति के बारे में, वस्तु की स्थिति, फिर बेटा आपका आता है प्रतिबिंब की स्थिति, फिर उसके बाद आपका आता है प्रतिबिंब की स्थिति के बाद आपका आता है प्रतिबिंब का आकार, और अगला है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति। तो बेटा देखिए वस्तु की स्थिति कहाँ है बेटा? आपका अनंत पर है। कहाँ पर है? अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है बेटा? फोकस पर। देखो ये तो प्रकाश किरण सच में तो नहीं मिल रही ना, ये आई प्रकाश किरण परावर्तित होकर ऐसे चली आई, ये प्रकाश किरण ऐसे ये परावर्तित होकर ऐसे चली गई, तो ये प्रकाश किरणें क्या कभी सच में मिलेंगी? नहीं। और बेटा जब प्रकाश किरणें सच में नहीं मिलती, कौन सी प्रकाश किरणें? परावर्तित किरणें। तो परावर्तित किरणें जब कभी भी सच में नहीं मिलती है, सच का मतलब वास्तव में नहीं मिलती है, तो वहाँ पर जो बना आपका इमेज होता है वो वास्तविक नहीं होता। वास्तव में मिलेंगी परावर्तित किरणें तो इमेज आपका वास्तविक होगा। लेकिन बेटा यहाँ पर जो आपका प्रकाश किरणें हैं, परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं, वो वास्तव में नहीं मिल रही हैं। देखो एक इधर चला जा रहा है परावर्तित होकर, एक इधर, तो ये दोनों आपके जो इस तरफ चले जा रही है प्रकाश किरणें सच में कभी नहीं मिलेंगी, वास्तव में कभी नहीं मिलेंगी। इस वजह से इस दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होगा? आभासी होगा, वास्तविक तो हो ही नहीं सकता। तो देखो जब हमने इसको पीछे की तरफ मिलाया तो ये कहाँ मिले? फोकस पर। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। और मैंने बताया है कि जब कोई चीज़ अनंत पर होती तो बहुत बड़ा होता है। तो अगर वस्तु बहुत बड़ा है तो प्रतिबिंब क्या होगा? बहुत छोटा। और बहुत छोटे को हम क्या कह सकते हैं? बिंदु साइज। कैसा है बेटा आपका? बिंदु साइज। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? तो अभी मैंने बताया बेटा आभासी है। कैसा है? आभासी। और हमने बताया था आभासी के साथ हमेशा क्या आता है बेटा? सीधा। वास्तविक के साथ उल्टा आता और आभासी के साथ सीधा आता। अभी अगले केस में हम लोग देख लेंगे। तो बात समझ में आई? तो जब वस्तु बेटा उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है? फोकस पर। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो बिंदु साइज का। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आभासी व सीधा। याद रखना जब कोई चीज़ वस्तु हो चाहे या प्रतिबिंब हो, अगर वो अनंत पर है तो वह बहुत बड़ा होगा। इसका मतलब वस्तु अगर अनंत पर है तो ये बहुत बड़ा होगा। तो पक्की बात है कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा। और बहुत छोटे के लिए हम शब्द क्या यूज करते हैं? बिंदु साइज। क्लियर बात बच्चा? तो ये सारी बातें याद रखना। दूसरा केस क्या है? अब देखो, अब मैं अनंत से इधर खिसकाऊं तो कहाँ लाकर रखूंगा बेटा? एक पॉइंट इधर है अनंत, इधर है क्या आपका? पोल, और बीच में कोई पॉइंट है? नहीं। तो मतलब अगर अनंत से मैं खिसका कर लाऊंगा तो किसके किसके बीच रखूंगा? अनंत और पोल के बीच में। तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत व पी के बीच, पी मतलब ध्रुव के बीच में हो। अब केस क्या बनेगा? चलिए देखते हैं। ये बनाते बेटा आपका उत्तल दर्पण, ये आपका बेटा आपका पोल, ये आपकी फोकस, और ये है आपका सेंटर, और ये रहा आपका बेटा मुख्य अक्ष। अब हमने देखिए वस्तु अनंत पर ना रखकर कहाँ रख दिया? रख दिया हमने कहाँ पे? ये हमने रख दिया बाबू आपका अनंत और वक्रता के, अनंत और पोल के बीच में। तो यहाँ हमने रख दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं? एक बेटा प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। तो ये कैसे परावर्तित होगा? मानो वो कहाँ से आ रही है? फोकस से।
तो जब ये परावर्तित होगा तो मानो ऐसा लग रहा है कहाँ से आ रही है, ये फोकस से, तो ये परावर्तित होकर ऐसे निकल जाएगी प्रकाश का। बात समझ में आई? अब दूसरा अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम वक्रता केंद्र से ले जाएंगे। तो देखो ये गई वक्रता केंद्र से, और आपको पता है जब कोई प्रकाश की किरण बेटा वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कहाँ से आती है, वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश की कोई किरण जाती है तो बेटा वह उसी रास्ते से वापस लौट आती है। जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जिसे कहते हैं कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब उससे होकर जाती है तो प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर उसी रास्ते से वापस लौट आती है। और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया, परिभाषित किया है, बताया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्लियर बात बेटा? तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अब हमने देखो कोई भी अगर इमेज फॉर्मेशन करनी है, अगर हमें इमेज बनानी है, प्रतिबिंब बनानी है बेटा, तो कम से कम कितने प्रकाश किरणों की जरूरत है, 2। एक तो हम ले गए मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, पहला प्रकाश किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। और मैंने बताया जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो बेटा यहाँ पर क्या होगी, जाती हुई प्रतीत होगी। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे प्रकाश किरण ऐसे गई मुख्य अक्ष के समांतर, तो बेटा ये इधर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि इधर पॉलिश सरफेस है, तो ये इधर से जाएगा। अब इधर से जाएगा तो इस प्रकार जाएगा जैसे मानो लग रहा है कहाँ से आ रहा है, फोकस से। तो बेटा जब हम इसको पीछे बढ़ाएं तो यहाँ गया, तो ये प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। दूसरा प्रकाश किरण हम कहाँ ले जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से या वक्रता केंद्र से लेकर जाएंगे। देखिए ले जाने के कई जगह हैं, आप चाहे तो पोल से भी ले जा सकते हैं, आप चाहे तो वक्रता केंद्र से भी ले जा सकते हो। तो हमने क्या किया, इस प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से ले गया। तो वक्रता केंद्र से जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस लौट आती है। तो ये ऐसे गई तो पुनः ऐसे ही वापस भी लौट आएगी। और जब हमने इसको पीछे मिलाया, कहाँ मिलाया, सॉरी आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, ये वक्रता केंद्र से नहीं गया, वक्रता केंद्र तो यहाँ है ना, तो ये यहाँ से जाएगा, ये ध्यान दीजिए इस बात को। तो ये वक्रता केंद्र से गया बेटा आपका। तो देखो ये दोनों प्रकाश किरण जब मैंने पीछे मिलाया तो कहाँ मिली, यहाँ पर, तो ये बना आपका। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आए और वापस इसी रास्ते से लौट गए। अब जरा देखना वस्तु कहाँ पर रखा गया बेटा आपका, अनंत पर, सॉरी अनंत व सी के, सॉरी पी के बीच, अनंत व पी के बीच में वस्तु आपकी रखी गई है। कहाँ पे बेटा, आपकी जो वस्तु है वो अनंत और पी के बीच में है, मतलब पोल और इनफाइनाइट के बीच में है। तो अब आपको यहाँ से देखा जो आपका पोजीशन ऑफ इमेज है, जो प्रतिबिंब की स्थिति है जिसे हम कहते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, वो कहाँ पर है, तो आप कहोगे बिटवीन पी एंड एफ, मतलब फोकस और पोल के बीच में है। तो आपकी जो प्रतिबिंब की स्थिति है बेटा वो कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में। तो लिखोगे एफ व पी के बीच। अब हम आपसे बात करते हैं बाबू कि अब आपकी जो वस्तु की स्थिति है वो कहाँ, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, पोल और फोकस के बीच में। जरा आप देख पा रहे हो वस्तु तो इतना बड़ा है परंतु प्रतिबिंब क्या है, इतना बड़ा, मतलब वस्तु इतना बड़ा और प्रतिबिंब कितना है, इतना बड़ा है। इसका मतलब ये क्या है, जो इसका आकार आया वो कैसा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और आप लोग देख पा रहे हो प्रतिबिंब, वस्तु भी ऐसे है और प्रतिबिंब भी ऐसे, मतलब सीधा है, कैसा है, सीधा है। और ये प्रकाश की परावर्तित किरणें कभी सच में नहीं मिल रही हैं। एक देखो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये वास्तव में नहीं मिल रही है, इसे जबरदस्ती मिलाया गया है। तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है बेटा आपका, आभासी है। इसके ये बेटा 2 केस थे उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने के लिए है। उसके कितने केसेस होते हैं बेटा, 2 आपके पास केसेस हैं। हमने आपको दोनों केसेस अच्छे से सिखा दिया। पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा क्या है, जब वस्तु अनंत व पी के बीच में। अब बात आई, आप पूछोगे सर यहाँ पे 2 ही केस क्यों हैं, तो बेटा 2 केस इसलिए यहाँ पर हैं, उत्तल दर्पण में 2 ही केस क्यों होते हैं मैं आपको बता दूं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप जब वस्तु अनंत पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटा, फोकस पर। अब उसके बाद वस्तु इसके और इसके बीच में कहीं भी आप रख दो, अनंत और पोल के बीच में आप वस्तु को कहीं भी रख दो, ये बेटा 100% गारंटी है कि इसका इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनने वाला है। इसके उधर कभी इमेज नहीं बनेगा। और याद रखना हमेशा ये वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। यहाँ
पहली बात तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या तो फोकस पर, या तो पोल और फोकस के बीच में, और हमेशा कैसा बनेगा, तो बता दूं वस्तु से हमेशा छोटा ही होगा, कभी बड़ा नहीं होगा। तो ये था बेटा आपका उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। इसके दो ही केस क्यों होते हैं, तो मैंने बता दिया, वस्तु चाहे जहां भी रख दो इसके और इसके बीच में, उसका प्रतिबिंब बेटा हमेशा कहाँ बनने वाला, फोकस पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा, और कहीं प्रतिबिंब नहीं बनता, इसीलिए इसके दो ही केस बनाए गए। तीसरा केस यहाँ पॉसिबल भी तो नहीं है ना, कहाँ रखोगे भाई, यही तो कहोगे या तो अनंत पर रख दो, या तो अनंत और पोल के बीच में, इसके बीच में और कोई पॉइंट है ही नहीं, तो कहाँ रखोगे आप। तो इस वजह से बेटा उत्तल दर्पण में आपके दो ही केस होते हैं। क्लियर बात यहाँ पे, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इन दोनों केसेस को भी बड़े अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी नियम, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पणों का चिन्ह परिपाटी नियम समझेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे बेटा आगे नेक्स्ट टाइम पे आपका जो होता है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जितने होते हैं, वहाँ पर हम दिखाएंगे कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं और कैसे हम लोग अपने न्यूमेरिकल को और भी बेटर बनाने का प्रयास करते हैं। याद रखना 6 केस उसमें थे बेटा, 2 केस इसमें, 8 के 8 केसेस आपके मुंह पर होने चाहिए, ताकि जब हम न्यूमेरिकल करें तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत ना हो। आई होप आपको मेरी बात समझ आएगी, और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि बेटा आप अगर आपके पास ये 8 के 8 केसेस याद हैं, तो आप क्वेश्चन को देखकर बता सकते हो कि क्वेश्चन को आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप तुरंत बता दो कि इसकी वस्तु की स्थिति ये है, प्रतिबिंब की स्थिति ये है, सारी केस आप वहीं पे तुरंत बता सकते हो। और वो आपके क्वेश्चन गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रायिकता होती है क्वेश्चन गलत होने के, वो बेटा आपके ना के बराबर हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तब तक आप अपना नोट करिए, फिर आगे चलते साइन कन्वेंशन पर। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी नियम, गोलीय दर्पणों के चिन्ह परिपाटी नियम, जिसे हम क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी नियम, गोलीय दर्पणों के चिन्ह परिपाटी नियम, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसके बारे में बेटा हमें स्टडी करनी है। तो chलिए ध्यान से देखिएगा, हम दोनों केसेस में लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे पास कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये है बेटा आपका अवतल दर्पण, और इधर हमने आपका बना दिया उत्तल दर्पण। यह आपका उत्तल दर्पण, और ये बेटा आपका यहाँ से पोल है, ये आपकी फोकस है, और ये क्या आपका सेंटर है। इधर से आ जाओ बेटा, आपका इधर आपका ये बीच में होता है पोल, इधर होता है फोकस, और इधर होता है आपका क्या, सेंटर। ये 3 चीज़ हमने आपको बता दी। और ये आपका बेटा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। सिमिलरली बेटा इधर भी ये क्या होता है, आपका मुख्य अक्ष होता है। क्लियर बात यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। अब साइन कन्वेंशन पढ़ने में चिन्ह परिपाटी नियम, गोलीय दर्पणों का चिन्ह परिपाटी नियम, जिसे साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर कहते हैं इंग्लिश में। तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने बेटा चतुर्थांश पढ़ा होगा, ये चतुर्थांश आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, इधर सारा हम धनात्मक लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, धनात्मक। इधर की चीज़ें बेटी होती है आपका बेटा होता है ऋणात्मक, सबको पता होगा। ऊपर होता है बेटा आपका फिर धनात्मक, और नीचे क्या होता है बेटा आपका ऋणात्मक। ये 4 चीज़ें आपने पढ़ी होगी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वही अप्लाई होता है कि भैया सारी दूरी कहाँ से मेजर की जाती है बेटा, आपको पता होगा पोल से। अब इसी पोल को अगर मैं एक लाइन से खींचूं तो देखिए यहाँ पर ये 4 चतुर्थांश बन गए। तो इधर वाली सारी दूरी क्या लोगे बेटा, ऋणात्मक। क्या लोगे, ऋणात्मक। और इधर वाली दूरी क्या होगी बेटा आपका, धनात्मक। क्या होगी, धनात्मक। अब इसके ऊपर जाओगे तो धनात्मक होगा, और इसके नीचे जाओगे तो बेटा आपका क्या होगा, ऋणात्मक, निगेटिव। सिमिलरली बेटा अगर बात करें हम इधर, यहाँ पर अगर मैं सारी दूरी जब पोल से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है, तो अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ ऐसे, तो देखो फिर इधर की दूरी क्या होती है बेटा, सभी को पता है ऋणात्मक। और इधर क्या होता है बेटा आपका, धनात्मक। ऊपर की तरफ क्या होता है बेटा, धनात्मक, और नीचे की तरफ क्या होता है आपका ऋणात्मक।
बस इतना ही आपको याद रखना, बाकी सारे केसेस आपको याद हो जाएंगे। देखिए अब हम अवतल दर्पण की बात करें। ये हमारे पास कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और उधर बेटा आपका क्या है? ये है आपका उत्तल दर्पण। तो सारी चीज़ हम लोग एक एक करके देखेंगे उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में। तो ध्यान से देखिएगा, ये अवतल दर्पण है। इस दूरी को क्या कहते हैं बेटा? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। तो बताओ फोकस दूरी अगर मैं पोल से नापूं तो इधर जाऊंगा ना, फोकस दूरी किधर है? इधर है। इसका मतलब अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है बेटा? आपका निगेटिव। और एक बात याद रखना, वस्तु हम लोग रखते किधर थे? हमेशा इधर ही वस्तु रखते थे। भाई हमारा जो परावर्तक पृष्ठ किधर है? चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, परावर्तक पृष्ठ इधर ही होता है। देखो इधर भी परावर्तक पृष्ठ इधर है और इधर भी परावर्तक पृष्ठ इधर है। तो वस्तु हमेशा हम इधर ही रखते थे। वस्तु हमेशा किधर होती थी? इधर होती थी। तो बेटा वस्तु की दूरी जो होती है हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। बात याद रखना, वस्तु की दूरी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? यू से। बेटा ये हमेशा क्या होती है? आपकी ऋणात्मक होती है। याद रखना, दर्पण कोई हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ही लोगे। ठीक है ना? इस बात को याद रखना। अब देखो ये दूरी क्या होती थी बेटा? ये होता था वक्रता त्रिज्या। क्या होती थी? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे आर से। ये भी देखो अवतल दर्पण में इधर ही है, तो ये क्या हो जाएगा? लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण के लिए बेटा वक्रता त्रिज्या जो आर होती है वो भी किस में होती है? निगेटिव में होती है। और आपने देखा होगा कि प्रतिबिंब भी बेटा हमेशा अवतल दर्पण में इधर ही बनता था, नीचे की तरफ। याद है आपको? प्रतिबिंब कहाँ बनता था? नीचे की तरफ बनता था। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता था? हमेशा नीचे की तरफ और इधर ही बनता था। तो इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब की भी दूरी क्या होगी? ऐसा कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि इधर सारे जितने भी इमेज बनते थे तो कैसे इमेज बनते थे? वास्तविक। तो बेटा कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है बेटा? निगेटिव होती है। मैंने देखो इसीलिए मैं बोला हूँ कि 6 केस आपको याद होने चाहिए। हमने दिखाया था इसके 6 केस थे। 5 केस में बेटा प्रतिबिंब कहाँ बना था? इधर बना था। और कहाँ बना था? नीचे। तो एक तो इधर बन रहा है और नीचे बन रहा है। तो इधर बन रहा है तो कैसे हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी? निगेटिव। समझ में? और इधर कैसा बनता था? वास्तविक प्रतिबिंब बनता था। जो आभासी प्रतिबिंब बनता था बेटा वो इधर बनता था। किधर बनता था? इधर बनता था। तो लिखेंगे क्या? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी। तो बेटा आभासी जो प्रतिबिंब होती है हमेशा कहाँ बनती है? दर्पण के इस साइड बनता है। इस साइड जब बनेगी तो क्या होगी? धनात्मक होगी, क्योंकि इधर क्या लेते हैं हम लोग? धनात्मक। तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। क्लियर बात है यहाँ पे? अब यहाँ से ये चीज हो गई, फोकस दूरी हो गई, वस्तु की दूरी, वक्रता त्रिज्या, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा देखो जब वस्तु रखते थे ऐसे रखते थे हमेशा ना, चाहे इसमें हो और चाहे उत्तल दर्पण, वस्तु हमेशा ऐसे रखते थे ना। इसका मतलब वस्तु की जो लंबाई होगी, ये वस्तु की जो लंबाई होगी ये कहाँ होगी? ऊपर की तरफ मापेंगे। तो ऊपर की तरफ क्या लेते हैं बेटा? आपको पता है ऊपर की तरफ क्या लेते हैं? धनात्मक। तो वस्तु की लंबाई चाहे बेटा अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल, हमेशा क्या होती है? धनात्मक। तो वस्तु की लंबाई बेटा जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एच से या ओ से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमेशा किस में होगा बेटा? आपका पॉजिटिव होगा। किससे होगा? पॉजिटिव, क्योंकि वस्तु भी ऊपर की तरफ हमेशा होता है। ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे प्रतिबिंब की लंबाई देख ले। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, इसकी बात करें बेटा तो आपको पता अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इधर बनता है। और कहाँ बनता है? एकदम नीचे। तो नीचे बनता है। तो जब भैया ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमें पता है नीचे की तरफ आने पर क्या लेते हैं? ऋणात्मक। तो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है बेटा? आपका ऋणात्मक। क्लियर बात है यहाँ पे? तो ये सारे केसेस हो गए किसके? अवतल दर्पण के। किसके हो गए? अवतल दर्पण के। तो अवतल दर्पण में बेटा आपको कॉनकेव मिरर में ये इतनी बातें याद रखनी है। अब आपका यहाँ से आता है क्या? उत्तल दर्पण के लिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं।
देखिए कुछ बातें जो मैं आपको ये बता रहा हूँ इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। फिर उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें बेटा यहाँ से, तो इसके लिए देखो फोकस दूरी किधर है बेटा, इधर है ना। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है बेटा, पॉजिटिव। और ये क्या है बेटा, वक्रता त्रिज्या भी इधर ही है जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर है तो ये भी क्या होगी बेटा आपकी पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव। और मैंने बताया चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो बेटा, उसके लिए हमेशा प्रतिबिंब वस्तु की जो दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। मैंने बता रखा है। तो चाहे वस्तु उत्तल दर्पण की बात करें चाहे अवतल दर्पण की, हमेशा कैसी होती है बेटा, निगेटिव में ली जाती है। अब ये हो गया। अब प्रतिबिंब किधर बनता है बेटा, तो आपको अभी मैंने सिखाया उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा इधर बनता है। इसका मतलब इधर बनता है और कैसा बनता है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब प्रतिबिंब इधर बनेगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। अगर कहीं भी प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक आए तो समझ लेना वो दर्पण कौन सा है बेटा, उत्तल। देखिए अवतल भी हो सकता है, ऐसा नहीं। देखो प्रतिबिंब की वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब की दूरी देखो यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी आभासी प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव है, तो दोनों हो सकते हैं। लेकिन याद रखना इस केस में जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा होता है। क्या होता है, वस्तु से बड़ा, और यहाँ पर बेटा वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर बात यहाँ पे। तो इस प्रकार से याद रखिएगा उत्तल दर्पण में जो भी आपका इमेज बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हुई। हमने उत्तल दर्पण में देखो कुछ बातें आपको याद रखनी, मेनली आपको क्या क्या याद रखनी है, ध्यान से देखना। एक तो U याद रखना, एक V और एक F, ये तीन चीज़ें। ये चाहे कोई भी दर्पण हो ये माइनस ही होगा। अब V अगर अवतल दर्पण है और वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है तो आपका निगेटिव होगा, और आभासी प्रतिबिंब बना रहा है तो V क्या होगा, पॉजिटिव। ये बेटा आपका आभासी के लिए है, और आभासी वाला केस कौन सा है, छठा केस है। और अगर मैं फोकस दूरी की बात करूं तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में बेटा आपका क्या होता है, निगेटिव, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये था आपका साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी नियम, जो मैंने आपको सिखा दिया। इसके बाद कुछ फार्मूलेस वगैरह हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या नाम न्यूमेरिकल पर चलेंगे। अभी के लिए आप इतना नोट कर लीजिए। एक बार फिर से जहाँ ना समझ में इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये अगर क्लियर है तभी आप जा कर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो आई होप आपको समझ आएगा बेटा, इसे नोट करिए आप।